चलिए, ऐसे होता ना। पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, जैसे मान लो तुम में से किसी का भी कोई भी नाम नहीं है, सबका कोई नाम नहीं है। ठीक है, एक क्लास में बहुत सारे बच्चे आ गए, मान लो 20-22 बच्चे आ गए। कितने आ गए? 20 से 22 बच्चे आ गए, एक बार को मान लो। और एक क्लास है, उसमें 500 बच्चे आ गए। ध्यान रखना, इनमें से किसी का भी कोई नाम नहीं है, कोई नाम नहीं है इनमें से। क्या नहीं है? कोई नाम नहीं है। जैसे मैंने बोला अरे सुरेश, तो सुरेश नाम का कोई बच्चा ही नहीं है, तो सुरेश बोलेगा कहां से? है ना। महेश, सुरेश, रमेश कोई भी नहीं है, किसी भी बच्चे का कोई नाम नहीं है। तो सब लोग को, अब सब लोग के बारे में मुझे जानना है, सब लोग के एग्जाम्स मुझे लेने हैं, सब लोग का आंसर शीट मुझे चेक करना है, सबको पास फेल करना है कि नहीं? तो मैं ऐसे तो लिख नहीं सकता, एक बच्चा, दो बच्चा, बच्चा नंबर 3, बच्चा नंबर 4, ऐसे नहीं लिख सकता ना। तो तुम सबको नाम दिया गया, नाम दिया गया है ना तुम सबको, ताकि तुम लोग कहीं पे भी हो तो तुम पहचान लिए जाओ कि वहां रमेश है कि सुरेश है ना। पहचान सकते हो ना। ऐसे ही कुछ साइंटिस्ट लोग थे, उन्हें कुछ चीजें मिली, उन्हें कुछ चीजें मिली। क्या मिली? कुछ चीजें मिली। तो अब वो उन कुछ चीजों को जानना चाहते थे कि ये क्या है। और जानने के लिए ऐसे थोड़ी है कि कुछ चीजें उन्हें मिली हैं तो एक ड्रॉर में ला के रख दिया, सारा का सारा ऐसे यहां पे सब इकट्ठा कर दिया। ऐसे नहीं हो सकता ना। फिर बाद में, तुम्हारे बाद में कोई और उसके बारे में जानने आएगा तो तुम बोलोगे उस डब्बे में रखी हुई 3 नंबर की चीज, तो 3 नंबर की चीज तो वो कहीं से भी काउंट करेगा ना। हो सकता है ना ऐसा कि मेरे लिए इस डब्बे में 3 नंबर की चीज कोई और होगी, किसी और के लिए इस डब्बे में 3 नंबर की चीज कोई और होगी। हो सकता है कि नहीं? तो किस चीज की आवश्यकता महसूस हुई? तो किस चीज की आवश्यकता महसूस हुई? इनको तरीके से रखने की, तरीके से रखने की आवश्यकता, मतलब इनको अरेंज करने की आवश्यकता महसूस हुई। इनको अरेंज करने की आवश्यकता महसूस हुई कि नहीं? जैसे तुम सब लोगों को नाम देने की आवश्यकता महसूस हुई, वैसे ही इनको भी नाम देने की आवश्यकता महसूस हुई। समझ में आई ये बात? तो नेचर के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स मिले, बहुत सारे क्या मिले? एलिमेंट्स मिले। और साइंटिस्ट लोगों ने उनको एक तरीके से अरेंज करने की कोशिश की, तरीके से व्यवस्थित, व्यवस्थित करने की कोशिश की। और ऐसा तो है नहीं कि सबका अरेंजमेंट अच्छा होता है। कोई मान लो तुम किसी नए कमरे में शिफ्ट हुए, मतलब ठीक है, कहीं नए घर में शिफ्ट हुए कहीं और, तो तुम अपने रूम को अलग तरीके से सजाओगे। कोई दूसरा नए कमरे में जाएगा, उसे अपने अलग तरीके से सजाएगा। वो वाली बात भी होती है ना। तो कोई आदमी पहले आया, उसने उसको किसी तरीके से सजाया, तरीका नंबर 1, तरीका नंबर 2, तरीका नंबर 3, तरीका नंबर 4। तो फिर बाद में जैसे जैसे पहले इसने सजाया, इसको देख के इसने उसमें कुछ सुधार किए, इसने कुछ सुधार किए, इसने कुछ सुधार किए, तो आखिर में आके एक हमें फाइनल सुंदर तरीका दिख गया। और वो सुंदर तरीका आज जो तुम लोग देखते हो आधुनिक आवर्त सारणी होती है। आधुनिक आवर्त सारणी होती है। क्या ये बात समझ में आई? और ये जो तरीके से पहले 1 2 3 के तरीके हैं, उन्हें जिस आदमी ने सजाया उसके नाम पे बोल दिया। जैसे डोबिनियर का आवर्त सारणी, जैसे मेंडलीव का, जैसे
किसी का भी मान लो, बहुत सारा लोग था, तो ऐसे करके अलग अलग लोगों ने एलिमेंट्स को अलग अलग तरीके से व्यवस्थित करने की कोशिश की, और लास्ट में हमें एक फाइनल उसका आउटपुट मिला, सबसे अच्छा वाला जो अभी चल रहा है, उसे आधुनिक आवर्त सारणी बोलते हैं। क्या पता इस चौथे के बाद कोई पांचवा आदमी आएगा, वो थोड़ा और बदल दे इसको, है कि नहीं। ये तो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, तो बदलता रहता है। लेकिन फिलहाल हम जिस स्टेज पे हैं वो है हम आधुनिक आवर्त सारणी की स्टेज पे। तो क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई है? तो आवर्त सारणी में शुरू से देखते हैं अब कि किस किस आदमी ने कोशिश करी थी। किस किस आदमी ने कोशिश करी थी। आदमी मतलब साइंटिस्ट यहां पे। किस किस वैज्ञानिक किस किस वैज्ञानिक ने कोशिश करी थी, हम इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले डोबेनियर ट्रायड्स। सुनो, सुन रहे हो तुम लोग? ठीक है, डोबेनियर एक आदमी था। ऐसा करके एक आदमी था। ये था 1829। देखो, ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि मान लो मुझे इतनी सारी चीजें मिली, एक ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, एक ये मिल गया, 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 ये। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं इनमें से किसी को भी उठा के किसी के साथ रख दूंगा, ऐसा तो है नहीं। मान लो जैसे तुम्हारी क्लास में भी, जैसे तुम्हारी क्लास में भी अधिकतर मैं देख रहा हूं कि लड़कियां एक साइड पे बैठी हैं, लड़के पीछे की तरफ बैठे हैं। तो सब चीजों को एकदम से मिक्स करके नहीं रखा जा सकता ना। किसी न किसी चीज को अगर तुम वर्गीकृत करना चाहते हो तो उसका कोई ना कोई तो आधार होगा ही होगा। ये बात तुम्हें समझ में आती है? हाँ, शाबाश। तो ये बात तो होगी, किसी ना किसी आधार पर, किसी ना किसी आधार पर वर्गीकृत करोगे, वर्गीकृत करोगे कि नहीं? और अगर किसी न किसी आधार पे वर्गीकृत करोगे तो उसी के आधार पर तुम्हारे सिद्धांत बनते जाएंगे कि इस आदमी ने, वही सिद्धांत कहलाएगा कि किसके आधार पर वर्गीकृत किया, वही इसका सिद्धांत होता है। तो अब मैं तुम लोगों को हर एक आदमी ने जिस जिस चीज को आधार बनाकर इनको वर्गीकृत किया उसके बारे में बताऊंगा। और पेपर में तुमसे कैसे पूछा जाएगा कि डोबेनियर की आवर्त सारणी का सिद्धांत समझाइए, सिद्धांत समझाएं। पेपर में ऐसे पूछ लेगा, या बोलेगा कि इसने कब आवर्त सारणी को दिया। 1829 मैंने लिखा ही दिया तुम्हें। पूछ लेगा इसका सिद्धांत क्या था, या फिर इसके सिद्धांत में एक शब्द बहुत फेमस है, ट्रायड्स। ट्राई मतलब तीन होता है। तो इसका सिद्धांत क्या था? इसने तीन तीन एलिमेंट्स को एक साथ रखा था, और इसने बताया था कि ये पहले दो का आणविक भार, आणविक भार या फिर इसका वेट, मोलिकुलर वेट, आणविक नहीं लिखना है तो इसका एलिमेंटल वेट लिख लो। इसका एलिमेंटल वेट दोनों का एवरेज बीच वाले के इक्वल होगा। ये इसका सिद्धांत था। क्या आप लोग इस बात को समझ पाए हैं? मैं इसका एक उदाहरण देता हूं।
फिर क्या पता आपको ये क्लीन हो जाए। देखो जैसे लिथियम है, लिथियम का मोलिकुलर वेट 7, सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39। 39 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा? 9 7 16, 3 1 4 2 किसके इक्वल आ रहा है? ठीक है, समझ में आया ये वाला, इसका पहला सिद्धांत है। फिर से बता दें? अच्छा ठीक है, फिर से बता देते हैं। ठीक, देखो 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 समझाता हूं। ये वेट तो तुम्हें समझाया ही था मैंने कितना है। वेट क्या होता है, कुछ का वेट मैंने लिखवाया भी था, लिखवाया था कि नहीं पिछली क्लास में? तो ये वेट तो तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, ये फिक्स्ड डेटा होता है इसका, वेट कितना होता है। तो ट्रायड का सिद्धांत क्या है कि इसका जो वेट होगा, इसका वेट होगा वो या तो इक्वल होगा या अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा किसके? जो पहला और तीसरा एटम है। क्योंकि उसने किन 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 चीजों का अरेंज किया? उसने 3 एलिमेंट्स को अरेंज किया जिसे उसने ट्रायड कहा। 3 एलिमेंट्स को अरेंज किया जिसको उसने ट्रायड कहा। तो उसने क्या बोला? पहले और तीसरे एलिमेंट के वेट का एवरेज, एवरेज मतलब औसत। तो दो को जोड़ रहे हो तो नंबर कितना, 2 को जोड़ रहे हो तो 2 से डिवाइड किया। तो पहले और तीसरे का वेट कितना है? 7 प्लस 39 डिवाइड बाई 2। वो किसके इक्वल होगा? जो बीच वाला होगा उसके ऑलमोस्ट इक्वल होता है। तो समझ में आई ये बात? तो इसका सिद्धांत ये था। इसके और एग्जांपल्स भी हैं, एक दो और लिखवा देता हूं ताकि तुम लोगों को ये रहे। और इसका एक ड्रॉबैक भी था, वो भी लिखवा देता हूं। दूसरा है कैल्शियम 40, स्ट्रोंशियम 88 और बेरियम 137। एक एग्जांपल इसका ये हो गया है और इसका एक एग्जांपल ये हो गया है। 35.5 ब्रोमीन हो गया 80। इसने बताया था आयोडीन 127। तो जोड़ के देख लो, ऑलमोस्ट इसके इक्वल आएगा बीच वाले के। ठीक है, दो चीज तो ये हो गई। और एक एक चीज ये है कि यह केवल कुछ जगह ही कुछ जगह ही अप्लीकेबल हुआ, अप्लीकेबल था। तुक्का लग गया। इसके सिद्धांत को सिंपल से शब्दों में तुम समझोगे तो इसका तुक्का लग गया। समझ में आया? तुक्का लगने का मतलब कि ये हर जगह काम नहीं करता है, यही इन्हीं 2 3 चीजों में काम किया। तो लोगों ने बाद में इसको बोल दिया कि ये तुक्का लगने को अंग्रेजी में बोलेंगे ये को इंसिडेंस हो गया। ठीक है, को इंसिडेंस हो गया, ये चीज याद रखना। तुक्का लग गया उसका, तो ये सिद्धांत फेल हो गया। ये सिद्धांत क्या हो गया? फेल हो गया। अगला है 1865 का न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। किसके नीचे? किसी न किसी आधार पर वर्गीकृत तो करना पड़ेगा ना, तो उसी को सिद्धांत बोला। और इधर वाले में लिखा है डोबेनियर की आवर्त सारणी का सिद्धांत समझाइए। कब हुआ था वो? इतना ही तो लिखा है। और बीच में ये तुम्हें एग्जाम्पल देके समझाया था कि ऐसे ऐसे चीजों को गोला बना के रख दिया तो उन्हें कहीं ना कहीं तो वर्गीकृत करना पड़ेगा ना। आगे चलिए। एक आदमी था, न्यूलैंड्स ऑक्टेव सिद्धांत 1865 का। देखो इस आदमी ने क्या बोला? इस आदमी ने बोला कि कोई भी एलिमेंट होता है, कोई भी एलिमेंट होता है, उसको हम
उसके इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। और इसने क्या पाया, इसने पाया कि मैं उसने जब जब ऐसा इंक्रीजिंग वेट के आधार पर एलिमेंट्स को रखा, जैसे इसका 1, इसका 4, ऐसे इसका 7, 10, 15 ऐसे करके इंक्रीजिंग में रखा ना इसने, तो इसने क्या पाया, हर एक 8वें एलिमेंट का गुण समान था। हर एक 8वें एलिमेंट का गुण समान था, इसने ये पाया। और इसका भी बेचारे का काम यहीं रुक गया, ये सिर्फ कैल्शियम तक, ये सिद्धांत सिर्फ कैल्शियम तक काम किया। तो इसका भी मान लो एक थोड़ा सा ड्रॉबैक हो गया। ये समझ में आया कि इसने, तुम्हें क्या पूछेगा, न्यूलैंड्स ओक्टेव सिद्धांत क्या है जो 1865 में उसने दिया था, तो वो तुम्हें बोलना है कि न्यूलैंड ने बताया कि अगर एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के आधार पर अरेंज करेंगे तो हर एक 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी, तथा तथा यह सिद्धांत सिर्फ कैल्शियम तक लागू होता है। इतना ही तुम्हें लिखना है। ऐसे करके एक आदमी था मेंडलीव। देखो इस आदमी ने भी क्या बोला, मेंडलीव की आवर्त सारणी का सिद्धांत यह है, तत्वों के तत्वों के गुण तत्वों के गुण उनके परमाणु भार पर निर्भर करते हैं। यही बात पहले वाले आदमी ने करी थी, याद है तुम लोगों को, न्यूलैंड्स ओक्टेव सिद्धांत मैंने तुम्हें अभी बताया है। उसने भी क्या किया था, तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में लगाया था। तत्वों को उनके भार के बढ़ते क्रम में लगाया, बढ़ते क्रम में लगाया। इसने बढ़ते क्रम में लगाया था। इस आदमी ने बताया है तत्वों के गुण उनके परमाणु भार पर निर्भर करते हैं। उसने ये नहीं बोला कि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में लगा दो। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? अब देखो इस आदमी ने क्या किया, इसने इसने तत्वों को तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के हिसाब से लगाया, जो पहले वाले आदमी ने काम किया था। लेकिन 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 ये उससे एक स्टेप आगे चला गया। जहां आवश्यकता थी जहां आवश्यकता थी वहां परमाणु भार को परमाणु भार को मान लो ये बोला 50 के बाद 51 आना चाहिए कि नहीं। मान लो इसने एक 50 नंबर के एलिमेंट के बाद 51 नंबर का एलिमेंट लगाना चाहिए, लेकिन इसको लगा कि 51 वाले के और 8 नंबर पीछे के 8 वाले के प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है, तो इसको यहां से हटा दिया। वहां परमाणु भार को भी इग्नोर इग्नोर समझते हो ना, इग्नोर कर दिया, परमाणु भार को भी नजरअंदाज कर दिया। पहली बात तो ये, एक बात तो ये, अभी मैं बताऊंगा इसने और कैसे कैसे अलग किया। पहले तो ये लिखो, ये आदमी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखना, इसको याद रखना, इस पे सवाल आता ही आता है। ये आदमी इतना तेज था कि इसने एलिमेंट्स को, जैसे देखो ये एलिमेंट्स को ऐसे लगा रहा ना, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। तो पहले वाले लोगों ने बताया पहले और 8वें के गुण समान होंगे,
ये बात तो इसको पहले वाले लोगों से पता लग गई। तो ये इतना तेज था कि इसने अगर इन दोनों के गुण नहीं मिल रहे थे तो 8 नंबर वाली जगह को खाली छोड़ दिया और उससे आगे वाले एलिमेंट यहां रखने लग गया। इतना तेज आदमी था ये। तो इसने खाली जगह छोड़ दी अपनी आवर्त सारणी में, और बाद में जब उन तत्वों की खोज हुई तो इसने जैसा बताया था कि इसके गुण पहले वाले से मिलेंगे, वैसा ही मिला। तो ये ऐसे दो एलिमेंट थे, एक का सिलिकॉन और एक का एल्यूमिनियम करके था। सबके आगे एका लगा दिया बस। पहला जिसका तुक्का लगा था ना, उसको तो छोड़ दो, उसका तो अपने से कोई रिलेशन नहीं है। उसके बाद अपना आया था एक आदमी जिसने बोला कि तत्वों के गुण, तत्वों के गुण, तत्वों के गुण उनके भार पर निर्भर करते हैं तथा इसने पाया कि तत्वों को 1 नंबर पे रखा, 2 पे रखा, 3 पे रखा, 4 पे रखा, 5 पे रखा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16। पहला तो इसने बोला कि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर रख दो। एक आदमी ने बताया, वो आदमी का नाम मैं तुम्हें बता चुका हूं, ठीक है। एक आदमी ने बताया तत्वों के गुण, तत्वों के गुण उनके भार पर निर्भर करते हैं, तथा अगर तुम तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के हिसाब से लगाओगे, बढ़ते हुए परमाणु भार के हिसाब से लगाओगे तो पहले और 8वें तत्व के गुण आपस में मिलेंगे। एक आदमी ने यह पाया, गुण आपस में मिलेंगे। एक आदमी ने यह बताया। यह बात तुम्हें समझ में आई? ठीक है, इनके गुण आपस में मिलेंगे, यह बात आदमी नंबर 1 ने बताई, आदमी नंबर 1 ने बताई। और जब ऐसा करके देखा गया, जब ऐसा करके देखा गया तो यह सिद्धांत सिर्फ कैल्शियम तक लगा, सिर्फ कैल्शियम तक लगा, सिर्फ कैल्शियम तक लगा, सिर्फ कैल्शियम तक लगा। पहले आदमी ने यह बताया, ठीक है। अब आदमी नंबर 2 आया। आदमी नंबर 2 को हम बोल सकते हैं मेंडलीव। आदमी नंबर 2 को हम क्या बोल सकते हैं? मेंडलीव। तो मेंडलीव ने क्या बताया? ठीक है, आदमी नंबर 2 था मेंडलीव। तो इस आदमी ने क्या बताया? पहले तो उसने इसकी बातों को सुना, इसकी बातों को सुनने के बाद इसने पाया चलो इसकी चीजें मैं लगा के देख रहा हूं तो सिर्फ कैल्शियम तक बात बन रही है, लेकिन आगे नहीं बन रही। तो ये चालाक आदमी क्या करता है, देखो। देखो देखो देखो, अब ध्यान से देखो, ये वाला आदमी क्या करता है। उसको पता था कि अगर मैं इसके हिसाब से जाऊंगा तो अगर मैं तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार में लगा दूं, बढ़ते हुए परमाणु भार में लगा दूं, परमाणु भार में लगा दूं तो अरेंज तो हो जाएंगे, लेकिन उनके गुण अपने से 8वें तत्व के अंदर नहीं मिलेंगे, क्योंकि इतना सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू हो पा रहा है। यह बात पिछले आदमी नंबर 1 से इसको समझ में आ गई। तो इसने क्या किया, पहले से 8वें तत्व के गुण मिलने चाहिए थे। ये रहा 8वां तत्व, पहले से 8वें तत्व के गुण मिलने चाहिए थे,
लेकिन अगर गुण नहीं मिल रहे थे, गुण नहीं मिल रहे थे, तो इसने क्या किया, आठवें तत्व की जगह खाली छोड़ दी, आठवें तत्व की जगह खाली छोड़ दी, और जिसको आठवें पे रखने वाला था उसको आगे खिसका दिया। तो इसने खाली जगह छोड़ दी ताकि बाद में जब नए तत्व मिले और उनके गुण और भार इस जगह के लिए उचित होगा तो उस एलिमेंट को यहां पे रख देंगे। क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है मैं क्या समझाना चाह रहा था? इसको यहां रख देंगे, ये मेंडलीव था, इसको नोट कर लो। और एक का सिलिकॉन, एक का एल्यूमिनियम, इन दो चीजों का नाम याद रखना। एक चीज था, एक का, एक का सिलिकॉन, और एक का सिलिकॉन, एक का एल्यूमिनियम, मीनियम। तो एक का सिलिकॉन तुम्हारा क्या था, 1 मिनट रुको, जर्मेनियम, और का सिलिकॉन तुम्हारा है ये गैलियम। तो इसने जिन एलिमेंट्स की खाली जगह छोड़ी थी वो ये दो एलिमेंट थे, एक का सिलिकॉन और एक का एल्यूमिनियम, जिनकी बाद में खोज हुई तो उनका नाम क्या पड़ा, एक का एल्यूमिनियम था गैलियम और एक का सिलिकॉन था जर्मेनियम। ये लिख लो, ये दो चीजें पूछी जा सकती हैं। क्या तुम लोगों को ऑर्बिटल्स वगैरह समझ में आते हैं? क्या होते हैं ऑर्बिटल्स? जिसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अच्छा, अभी तक क्या चल रहा था? अभी तक आप लोगों का इतिहास चल रहा था। अभी तक तुम लोगों ने जितना पढ़ा है वो क्या है, इतिहास है, कि इस आदमी ने ये किया, उस आदमी ने वो किया। अभी हम वर्तमान में मूव करने वाले हैं। वर्तमान क्या है? हेनरी मोजले। आधुनिक आवर्त सारणी। अभी तक जो चल रहा था वो बस याद करने वाला हिस्सा था। अभी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो समझने वाला हिस्सा है पूरा। तो ध्यान से सुन लो अब, यहीं से तुम्हारा पूरा एलिमेंट का कहानी शुरू होता है। अब तक जो तुम लोग सुने हो और जो मैं तुम्हें सुनाया हूं वो सिर्फ हिस्ट्री था कि किस लोगों ने क्या क्या सोच के क्या क्या बनाया है। अभी लेकिन जो बोलने जा रहा हूं वो तुम्हें हमेशा काम आएगा। फिलहाल के लिए तुम ये मान लो नाभिक में 3 कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक क्या होता है? ये जो तुम्हारा एटम होता है ना, नाभिक ये नहीं, एटॉमिक, ये एटम का स्ट्रक्चर है, एटम स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो एटम होता है ना, एटम, एटम के बारे में भी हम अलग से पढ़ेंगे, वो पूरा चैप्टर है। लेकिन अभी तुम इतना मान लो कि एटम होता है, उसमें एक हिस्सा होता है जहां पे पॉजिटिव एंड न्यूट्रल चार्ज एकत्रित रहता है, और उस पॉजिटिव और न्यूट्रल चार्ज के बाहर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। ये होता है तुम्हारा बेसिक प्रोटॉन, सॉरी, बेसिक एटम का स्ट्रक्चर। अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता रहता है, सर्कुलर पाथ होता है या फिर ऐसा वाला पाथ होता है, ये सब बताने के काम अलग अलग लोगों ने किए हैं। और ये लास्ट में जाके तुम्हारी क्वांटम में मिक्स हो जा, क्वांटम इक्वेशंस में मिक्स हो जाएगा जाके। शुरू से बोर मॉडल से तुम्हारी अच्छे से शुरुआत होगी कि एक नाभिक होता है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन गोल गोल चक्कर लगाता रहता है। तो ये सब बातें हम कहीं और पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए तुम सिर्फ इतना मान लो, एटम होता है उसमें 3 चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को E- मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन P+, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है,
न्यूट्रॉन n, कोई चार्ज नहीं होता, जीरो, कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल, उदासीन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर तुम्हारा जो मैं भार बोल रहा था वो बनाते हैं। और एक एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि नेचर को चार्ज पसंद नहीं है। नेचर डज नॉट लाइक चार्ज। नेचर को उदासीन चीजें पसंद आती हैं, ये हमेशा याद रख लेना। अगर नेचर को उदासीन चीजें पसंद नहीं होती तो इलेक्ट्रॉन अलग घूम रहा होता, प्रोटॉन अलग घूम रहा होता, ये मान के चलो तुम लोग। या फिर तुम इलेक्ट्रॉन को अलग से आइसोलेट कर पाते, न्यूट्रॉन को अलग से। ऐसे ही कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डालने नहीं पड़ते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत अलग अलग कहानियां हैं। तो तुम लोग अभी के लिए इतना समझ लो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में तीन पार्टिकल हैं, जो जिसमें से दो नाभिक में रहते हैं और दोनों को मिलाकर ही उसका भार बनता है। और एक प्रोटॉन होता है, वो उसके अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे एटम के अंदर। और जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसी को एटॉमिक नंबर बोला जाता है। जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसी को एटॉमिक नंबर बोला जाता है। चलिए आगे चलते हैं। तो हेनरी मोजले, आधुनिक आवर्त सारणी का पिता, इसने बताया तत्वों के गुण, उनके तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के ऊपर, परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं। तो अगर तुम लोगों को अगर तुम लोगों को यह समझ में आ गया हो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है, तो एलिमेंट का एक जो एटम होगा उसके अंदर, एलिमेंट का जो एक एटम होगा उसके अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन सब होगा। तो उस एलिमेंट के अंदर जो उसका इलेक्ट्रॉन काउंट होगा, जो उसका इलेक्ट्रॉन काउंट होगा, या फिर दूसरे शब्दों में उसका परमाणु क्रमांक जो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही परमाणु क्रमांक है, तो जो उसका परमाणु क्रमांक होगा, उस परमाणु क्रमांक के ऊपर उसके गुण निर्भर करेंगे। अभी तक के लोगों ने क्या बोला था? अभी तक के लोगों ने बोला था प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पर निर्भर होंगे। हेनरी मोजले आया, उसने बोला इलेक्ट्रॉन्स पर निर्भर होंगे। तो आधुनिक आवर्त सारणी का सिद्धांत बिल्कुल अलग है। ये बात तुम लोगों को समझ में आई है कि क्या फर्क है दोनों में? तो हेनरी मोजले ने क्या किया? हेनरी ने क्या किया? बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में एलिमेंट्स को लगाया, और अरेंजमेंट कैसा था? ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स मतलब एनर्जी के आधार पर सात, एक दो, ऐसे करके तुम्हें दिखाता हूं, आधुनिक आवर्त सारणी का वो दिखाता हूं। ऐसे करके कुछ होता है कि नीचे होता है ब्लॉक, ये दिखाई देना भी नहीं चाहिए। आवर्त सारणी बहुत बड़ी होती है। आवर्त सारणी तुम लोग देखोगे तो तुम्हें कहीं भी मिल जाएगी, अपनी कॉपी में भी। लेकिन अभी कहने का मतलब सिर्फ ये है, मैं तुम्हें सिर्फ इतना हिस्सा दिखाना चाहता हूं। तो मैं तुम्हें सिर्फ इतना हिस्सा दिखाना चाहता हूं। क्यों दिखाना चाहता हूं? ध्यान से देखो। आवर्त सारणी में
तत्वों को कैसे वर्गीकृत किया है? ऐसे, एनर्जी के आधार पे, जिसमें जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन, उसको उस आधार पे बांटा गया है। हर एक एलिमेंट को जिसके गुण जिसके साथ मिलते हैं उसके साथ रखा गया है। हर एक आठवें एलिमेंट के गुण मिलेंगे, और ऐसे इनको सात सात आवर्त हैं। कितने हैं? सात आवर्तों में बांटा गया है। जैसे एक पहला आवर्त, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे करके सात आवर्तों में इसे बांटा गया। हेनरी मोजले ने क्या किया? सबके जेड के आधार पर सबको इकट्ठा किया और सबके नीचे रखता गया। अब इसके इलेक्ट्रॉन कम है इससे, इसके इलेक्ट्रॉन कम है इससे, इसके इलेक्ट्रॉन कम है इससे, लेकिन हमेशा याद रखना, जो सेम लाइन के अंदर है, जो सेम लाइन के अंदर है, उनका बाहरी इलेक्ट्रॉन सेम चीज के सेम ऑर्बिटल में रहेगा, और उनका इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल के अंदर है वही नाम उन्हें दे दिया गया है। जैसे इनका इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है तो ये s ब्लॉक हो गया। इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन d में है, d ऑर्बिटल, d ब्लॉक एलिमेंट। इनका p में है, p, इसके नीचे f होते हैं, उनका आखिरी इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में जाता है तो वो f ब्लॉक हो गया। तो एलिमेंट्स का नाम कि वो कौन से ब्लॉक से हैं, ये किस पे निर्भर करता है? उनके बाहरी इलेक्ट्रॉन्स जिस भी ऑर्बिटल में रखे जाएंगे उसके आधार पर इनका नाम दिया गया है। आप लोग जाने के लिए स्वतंत्र हैं, आप जा सकते हैं। चलिए, बाय बाय।